जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल यानी कि घंटी वाला आइकन दबा लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक वर्णमाला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आप लोग बताएंगे ध्वनि, जो कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, तो वर्ण कहा जाता है। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि होती है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो दिए गए वाक्य में अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अनिल घर आया, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा और थोड़ी देर रुका और चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, संज्ञा का भेद इनमें से नहीं होता है। तो इनमें से निजवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये सभी संज्ञाओं के भेद होते हैं। संज्ञाओं के भेद अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, चौथा समूहवाचक संज्ञा होता है और पांचवा भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, और निजवाचक संज्ञा का कोई भी भेद नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनको एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला भेद जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और दूसरा भेद जो कि निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद होता है, अनिश्चयवाचक। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम का भेद होता है। और छठा जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद होता है। तो सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से विशेषण शब्द हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, आग की बात करें तो आग जो कि संज्ञा शब्द है और इसका तत्सम जो कि अग्नि होता है, तत्सम तद्भव भी इसका बहुत पूछा जाता है। तद्भव आग है और अग्नि जो कि तत्सम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? विशेषण, सर्वनाम, वाच्य या फिर कारक। तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म मौजूद हो और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अभिकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अव्यय जो कि अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई भी विकार यानी कि कोई भी वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो ये अभिकारी शब्द होते हैं। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि मकान नहीं है, ये पुल्लिंग है, जबकि रामायण, प्रार्थना
और मछली, ये तीनों शब्द जो कि स्त्रीलिंग है, तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? सर्दी, सर्दियां, बहन, बहनें, गुब्बारा, गुब्बारे, झाड़ी, झाड़ियां। तो ये असंगत है, झाड़ियों यहाँ पर लिखा है जबकि यहाँ पर होना चाहिए था झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ियों नहीं होगा, झाड़ियाँ होगा, ये होता तो सही होता, लेकिन झाड़ियों लिखा है तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था असंगत युग्म कौन सा है, तो डी राइट ऑप्शन होगा। महेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या फिर आसन्न भूत है? तो महेश गीत गा रहा था, यानी कि गीत अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूत काल में जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण अगर देखें तो श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, या वह विद्यालय जा रहा था, ये भी अपूर्ण भूत का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, उससे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य मुख्यतः जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। प्रश्न में पूछा है कि उससे दौड़ा नहीं जाता है, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पद सर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग को कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसको कारक चिन्ह भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वही परसर्ग कहलाते हैं। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव क्या होगा? अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा या फिर अवसरा? तो तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप जो कि हो जाएगा अपक्षरा। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो पराधीन में पर, प्रा या परा, इनमें से कौन सा उपसर्ग है प्रयोग किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पराधीन में पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, धृत ता, इत आ या फिर इत ता या ईत ता। तो केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय, तो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो केंद्रित और अधिकता में, यानी कि केंद्रित में इत प्रत्यय है और अधिकता में ता प्रत्यय है, तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न वाक्यों में से विकल्पों में से कीजिए। तो पाप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दान, पुण्य, अपाप या फिर कुपाप। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पाप का विलोम शब्द हो जाएगा पुण्य, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में अनघ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनघ का विलोम शब्द अघी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर निष्पाप की बात करें, निष्पाप का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होता है पाप, निष्पाप का विलोम शब्द हो जाएगा पाप, और कृति का विलोम शब्द हो जाएगा अकृति। अकृति ये विलोम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए शब्द के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित रिक्त स्थान है के लिए होता है, समय के लिए, अवधि के लिए, काल के लिए या फिर युग के लिए। तो विधानसभा का चुनाव जो कि एक निश्चित अवधि के लिए होता है, राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अरण्य का अर्थ होता है जंगल, या कह सकते हैं कि जंगल भी इसका पर्यायवाची होगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, तो सस्य, कुलीन, कांतार या फिर आभारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांतार, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अन्य अगर पर्यायवाची देखें तो वन होता है, जंगल होता है, कानन इसका पर्यायवाची होता है, विपिन पर्यायवाची होता है,
बीहड़ पर्यायवाची होता है, बीटप पर्यायवाची होता है। ये सभी पर्यायवाची जो कि अरण्य या जंगल के होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? इज्जत, अभिमान, श्रेष्ठ या फिर सम्मान। तो इनमें से श्रेष्ठ जो कि मान का अर्थ नहीं है, जबकि इज्जत, अभिमान, सम्मान ये तीनों जो कि मान के अर्थ हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से हो जाएंगे? निडर, दोनों, निडर या फिर एक, भयभीत, दोनों, दोनों या फिर एक। तो इनमें से अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे निडर, दोनों, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। अभय निडर होगा और उभय दोनों होगा, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला या पहले जन्म लेने वाला। तो बहुत बोलने वाला इसके लिए हो जाएगा वाचाल, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल। और बहुत जानने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुज्ञ, ठीक है। और पहले जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज। और दो बार जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा द्विज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, जिसे जाना ना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, या जो कुछ नहीं जानता हो। तो अज्ञ शब्द का अर्थ हो जाएगा कि जो कुछ नहीं जानता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिसे जाना ना जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्ञेय। और जिसके आर पार देखा जा सके इसके लिए एक शब्द होगा पारदर्शी। ये ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो अनुदित बराबर अनु प्लस उदित, अवनिंद्र अवनी प्लस इंद्र, श्रद्धानंद शुद्ध प्लस आनंद, बुद्धार भू प्लस उद्धार। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट ऑप्शन होगा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धानंद बराबर सिद्ध प्लस आनंद, ठीक है। लेकिन इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है, ना कि यहाँ होगा शुद्ध लिखा था। यहाँ अगर इस तरीके से कर देंगे, बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो ये संधि विच्छेद सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो द्विगु समास तो वो समास होता है जहां पहला पद जो कि संख्यावाचक होता है, ठीक है, जैसे कि सप्त ऋषि और त्रिगुण या इस तरीके से जो शब्द होते हैं जिनमें पहला पद जो संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन यथोचित में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। यथा को क्या बदलेंगे? यथोचित एक ही जैसा रहेगा, इसलिए अव्ययी भाव समास ये होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं जो कि देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यथोचित एक है और है एक यथामति, एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी यथामति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजन्म जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। और यथावत हो जाएगा यथावत। और शब्द देखें तो और शब्द हो जाएंगे प्रतिमाह, प्रतिमाह, प्रतिदिन। ये सभी शब्द जो कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद जो कि अव्यय होता है, ठीक है। अगला, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है या हमारा देश में आयात, तो ये तो गलत ही होगा। हमारा देश को, ये भी गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है, तो ये भी गलत होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहा जाता है? अनुभाव, समभाव, संचारी भाव या फिर विभाव। तो स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव
जिनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है वो आलंबन विभाव होता है, आलंबन विभाव, और दूसरा जो कि उद्दीपन विभाव होता है। तो ये दो जो कि विभाव के प्रकार होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? 9, 4, 8 या 16। तो छंद की दृष्टि से गणों की संख्या जो कि 8 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गण किस प्रकार से होते हैं? तो इनमें यगड़ होता है, ठीक है, मगड़ होता है, तगड़ होता है, रगड़ होता है, जगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है और सगड़ होता है। तो ये 8 प्रकार के जो कि गणों की संख्या होती है। अगला, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें पहला होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, ठीक है, चौथा होता है अंत्यानुप्रास जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, और पांचवा होता है श्रुत्या अनुप्रास। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? फा, डा, ढा या जा। तो इनमें से शब्द का आरंभ किनमें से नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अड़ा से नहीं होता है, ठीक है। गूंगे का गुण, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अवर्णनीय दुख, अवर्णनीय सुख, निंदनीय कार्य या फिर मीठा अनुभव। तो गूंगे का गुण इसका अर्थ होगा अवर्णनीय सुख। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा सुख जिसका वर्णन ना किया जा सके, बताया ना जा सके, ठीक है। अगला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ होगा कि कहीं भी ठौर ठिकाना ना होना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, फिर उससे संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव से हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर अनेक चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन वह एक ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की एक सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं,
वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो कहेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मविश्वास और सहनशीलता, अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनिर्भरता और आत्मबल, धैर्य और स्नेह युक्त व्यवहार। तो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार जो कि आत्मनिर्भरता और आत्मबल है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम शब्द क्रमशः किस विकल्प में हैं? तो स्वार्थमय तथा अस्थिर, स्वार्थमय का विलोम शब्द हो जाएगा निस्वार्थ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, और अस्थिर का हो जाएगा गतिहीन, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः क्या है? सफलता का लिंग क्या है? कार्य का और आत्मनिर्भरता, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफलता, जो कि स्त्रीलिंग है, कार्य पुल्लिंग है और आत्मनिर्भरता भी पुल्लिंग है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना, बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, दृढ़ विश्वास जागृत करना या सहनशीलता उत्पन्न करना। तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी जो कि आत्मनिर्भर बनना है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस कराई गई। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।